नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि जगत, उससे जुड़े विभिन्न विषयों पर जानकारी विशेषज्ञों से बातचीत कर आप सबसे साझा करते हैं। इसी कड़ी में हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है सब्जियों की पौधशाला का उचित प्रबंधन, जिस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है केवी के कंडाघाट से वेजिटेबल साइंस में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सीमा ठाकुर जी। डॉक्टर सीमा, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर सीमा, हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि पौधशाला जो है उसको कैसे तैयार किया जाता है, उसके क्या लाभ है और मुख्य रूप से कौन सी सब्जियां उसमें उगाई जाती हैं। स्वस्थ पौध उत्पादन किसी भी फसल उत्पादन की नींव होती है और कहा भी जाता है कि अगर नींव मजबूत होती है तो इमारत भी बुलंद बनती है। तो इसी को ही हम इस दिशा में ले सकते हैं कि अगर अच्छी नर्सरी उत्पादन, अच्छा पौध उत्पादन हम करते हैं तो अच्छे फसलों उत्पादन की तरफ को हम जाते हैं जी। जैसा कि आपने पूछा कि कौन कौन सी सब्जियों का उत्पादन हम नर्सरी के द्वारा कर सकते हैं, तो जो छोटे बीज वाली सब्जियों की फसलें हैं जैसे कि टमाटर है, शिमला मिर्च है, बैंगन है, गोभी है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, इन सभी सब्जियों की हम नर्सरी तैयार करते हैं। और जब नर्सरी तैयार करते हैं तो एक छोटे से एरिया में, छोटे से क्षेत्र में हम नर्सरी लगाते हैं ताकि हम इसका रख रखाव अच्छे से कर सके। और जो इसमें जो जड़ का उत्पादन होता है वो बहुत अच्छा होता है और किसी भी जगह जब इस पौधे को लगाया जाता है तो वो अच्छे से वहाँ स्थापित हो जाता है। जी, तो इसमें हम भूमि का चयन कैसे कर सकते हैं और भूमि का चयन करते हुए हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? क्षेत्र का चयन करना या भूमि का चयन करना, बहुत अच्छा प्रश्न आपका स्मृति जी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ भी आपने नर्सरी की जगह को चुनना है वो धूप वाली जगह ज़रूर होनी चाहिए और पेड़ की छाया उस पर नहीं पड़नी चाहिए। और दूसरी बात ये कि कोई भी जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है नर्सरी उत्पादन के लिए, उसमें जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जल भराव जो है नर्सरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। पानी इकट्ठा हुआ तो पौध में समस्याएं उत्पन्न होंगी। तीसरी बात यह है कि घर के नज़दीक अगर नर्सरी लगाई जाती है तो आपका रख रखाव वो आसान हो जाता है उससे, क्योंकि कई बार क्या होता है एकदम से नर्सरी को ढकना और फिर शीट को खोलना, उसको अगर घर के नज़दीक नर्सरी होगी तो वो इजीली किसान उसको कर सकता है। जी। तो जैसे आपने छोटे बीज में टमाटर और शिमला मिर्च की बात की, तो उसमें पौध तैयार करने के लिए क्यारियां कैसे बनाई जाती है और प्रति क्यारी बीज की क्या मात्रा रहनी चाहिए उसमें? देखिए, आजकल जो समय है वो नर्सरी उत्पादन का ही है और ये बहुत अच्छा विषय इस समय में चुना गया है ताकि मैक्सिमम किसानों को, अधिकतम किसानों को ये जानकारी पहुँचे कि नर्सरी उत्पादन, स्वस्थ नर्सरी उत्पादन किस तरह से किया जाए। जैसे कि आपने टमाटर और शिमला मिर्च की बात की, इनके जो बीज होते हैं वो छोटे होते हैं। अब अगर क्यारियों की संख्या की बात की जाए तो एक क्यारी जो है 3 मीटर बाय 1 मीटर की हम अगर तैयार करते हैं तो उसमें 40 से 50 ग्राम बीज जो है टमाटर का हम उसमें बोते हैं। और अगर क्यारी के आकार की बात की जाए, उसके डायमेंशन की बात की जाए, तो क्यारी 3 मीटर लंबी, जिसको कि हम अपने यथानुसार, इच्छा अनुसार आगे बढ़ा भी सकते हैं, उसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर जो चौड़ाई है उसकी वो 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर 1 मीटर से ज़्यादा चौड़ाई होगी तो उसमें कृषि कार्यकलाप करने में उसमें आसानी नहीं रहेगी। जो 1 मीटर का जो चौड़ाई रखेंगे उसमें आप बाहर से ही घास निकाल सकते हैं। जी। और दूसरी बात है कि क्यारियाँ तैयार करते समय उसको थोड़ा सा उठा के रखना ज़रूरी है, मतलब ज़मीन से 20 से 25 सेंटीमीटर उसको ऊंचा उठा के रखना है। वो इसलिए है कि उसमें पानी, जल भराव, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जल भराव नहीं होना चाहिए। अगर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई तो नर्सरी में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए उसको ज़मीन से 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचा उठा के रखते हैं ताकि उसमें जल भराव ना रहे और नर्सरी अच्छी उत्पादित हो सके। जी, तो उसके लिए बीज कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, बीज जो है किसानों को हमेशा प्रमाणित सोर्स से ही लेना चाहिए। आप डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं विश्वविद्यालय नौनी है, कृषि विज्ञान केंद्र सोलन है जो कंडाघाट में है, वहाँ से आप बीज प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास अपनी शिमला मिर्च जो सोलन भरपूर हमारी किस्म है उसका बीज उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे पास जो चेरी टमाटर होता है, छोटा टमाटर होता है, उसका हमारे पास सोलन रेड राउंड
राउंड जो वैरायटी है उसका बीज अभी भी हमारे पास उपलब्ध है किसानों के लिए। तो किसान यहाँ से बीज उपलब्ध ले सकते हैं, नौनी विश्वविद्यालय से भी बीज लिया जा सकता है। और एक आपके माध्यम से मैं किसानों को ये भी कहना चाहूँगी कि जहाँ से भी आप बीज ले रहे हैं उसका बिल ज़रूर अपने पास रखें, चाहे आप प्राइवेट कंपनी से भी बिल ले रहे हैं तो उसका बिल ज़रूर अपने पास रखना चाहिए। जी, तो बीज का जो है बीज बोने का सही वैज्ञानिक तरीका क्या है जिससे अच्छा उत्पादन हो सके? देखिए, बीज में एक बोने के लिए जो है क्यारियाँ की जो अगर आपने क्यारी तैयार कर ली है तो लाइन से लाइन का फासला जो है वो 5 सेंटीमीटर के करीब रखना चाहिए जी। और बीज की बुआई हमेशा ही बहुत घनी नहीं करनी चाहिए। अगर घनी बिजाई करेंगे तो कमर तोड़ बीमारी या और भी समस्याएं जो है वो नर्सरी में उत्पादित हो जाएंगी जी। तो एक सीधा सा हिसाब किताब होता है कि अगर छोटे बीज वाली फसलें हैं तो जितना साइज बीज का होता है उससे 2 से 2.5 गुना उसको गहराई में हमेशा बोना चाहिए जी। बहुत ज़्यादा अगर आप गहराई में बोएंगे तो क्या है, बीज को उगने में भी समय लगेगा। और दूसरा, बीज को अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज बो देंगे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ सटा के बोएंगे तो क्या होगा कि वो बहुत घना रह जाएगा और उसमें कमर तोड़ रोग की संभावना ज़्यादा रहेगी। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि जैसे आपने बीज लगाया तो उसके ऊपर से जो आपने मैक्सिमम किसान, जो अधिकतर किसान है वो उसको मिट्टी से ढकते हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूँगी कि मिट्टी से ना ढकने की बजाय वो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ऊपर से उसके ऊपर बिछाए। उससे क्या होता है कि अगर मिट्टी की खाद मिट्टी से आप ऊपर से ढकेंगे तो जो पौधे को निकलने में बहुत समय लगता है, क्योंकि जो मिट्टी है वो एक क्रस्ट बना देती है, एक लेयर बना देती है उसके ऊपर, तो बीज को उगने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जी, तो जैसे आपने कमर तोड़ बीमारी की बात की तो उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, कमर तोड़ बीमारी आपने सभी किसान भाई जानते हैं कि जो नर्सरी बेड होता है उसके बीच से शुरू होती है जी। और बीच से इसलिए शुरू होती है क्योंकि बीच में गड्ढा बन जाता है तो आसपास का पानी इकट्ठा होके सेंटर में आना शुरू हो जाता है। जब सेंटर में आना शुरू हुआ, पानी की अधिकता एक जगह शुरू हो गई तो क्या होगा, वहीं से कमर तोड़ बीमारी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात मैंने कही कि घनी बिजाई ना करें, घनी बिजाई करेंगे तो कमर तोड़ बीमारी ज़रूर आएगी। और आर्द्रता अगर ज़्यादा है, मतलब पानी अगर आपने बहुत ज़्यादा दिया है तो नमी बहुत ज़्यादा आपकी मिट्टी में है तो उसकी वजह से भी कमर तोड़ बीमारी आएगी। गर्म तापमान है तो उसकी वजह से भी कमर तोड़ बीमारी आती है। जी, तो बीज बोने से पहले और किन किन सावधानी बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, स्पेशली जो सबसे पहली बार जो बुआई कर रहे हैं, पौधारोपण कर रहे हैं उसके लिए। बीज बुआई से पहले हमेशा बीज को उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से, कृषि विज्ञान केंद्र से बीज ले रहे हैं तो वो ट्रीटेड नहीं आता है, उपचारित नहीं आता है, उसको हमेशा आपको उपचारित करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप बहुत से मेथड्स ले सकते हैं, जैसे कि आप कैप्टान का यूज़ कर सकते हैं। 3 ग्राम प्रति किलो सीड के हिसाब से आप कैप्टान से उसको ट्रीट कर दें जी। और नहीं तो आप बीजामृत से ट्रीट कर सकते हैं, जो प्राकृतिक विधि का इस्तेमाल करते हैं। जो जैविक खेती कर रहे हैं वो ट्राइकोडर्मा से इसको ट्रीट कर सकते हैं बीज को। तो बीज को हमेशा ही उपचारित करके लगाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो प्राइवेट कंपनी का सीड ले रहे हैं लोग, उसमें लोग जो देखेंगे कि वो कैप्टान से पहले ही ट्रीटेड होता है। तो अगर कैप्टान से पहले से ट्रीटेड भी है तब भी आप उसको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से ज़रूर ट्रीट करें। मतलब एक डिस्पोजेबल कप लें और उसमें जितना पानी आता है उसमें जो है आपने 10 ग्राम बीज के लिए, टमाटर के बीज के लिए वो काफ़ी होता है। उसमें आपने जितना पिंच, मतलब आपकी उंगली और अंगूठे के बीच में जितनी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की दवाई आती है वो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं और 10 ग्राम बीज के लिए इस तरह से आप ट्रीट करके बीज को लगा सकते हैं। जी, तो जो आधुनिक नर्सरी है उसके उत्पादन में क्या तकनीक अपनाई जाती है जिससे 100% पौधरोपण हो सके? देखिए, आधुनिक तकनीक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आजकल की अगर इस सीज़न की बात करें तो टमाटर, शिमला मिर्च का बीज बहुत महंगा है जी। अगर आप उसको खुले में लगाते हैं, खुले नर्सरी बेड में लगाते हैं तो जर्मिनेशन बहुत कम भी होती है कई बारी। तो उसको 100% बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक बीज ही हमारे लिए बहुत महंगा है, तो उसको 100% जर्मिनेशन देने के लिए, उसकी जमाव के लिए हम प्लग ट्रे टेक्निक या प्रो ट्रे टेक्निक, जिसमें एक प्लास्टिक की ट्रे होती है और उसमें अलग अलग खाने बने होते हैं
एक एक बीज के लिए। जी। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी फसल लगानी है। जैसे कि आपने अगर टमाटर शिमला मिर्च लगानी है जिनके की बीज का आकार बहुत छोटा होता है जी। तो उसके लिए 98 से 124 खाने वाली ट्रे आती है और हर एक जो खाना आप देखेंगे उसमें नीचे छेद होता है। छेद इसलिए है कि अगर आपने, जैसे मैं कह रही हूँ कि अगर आपने ज़्यादा पानी दे दिया तो कमर तोड़ रोग की संभावना हो जाएगी। तो जो प्लग ट्रे है या प्रो ट्रे है उसमें अगर आप ज़्यादा पानी भी देंगे तो वो नीचे से, जैसे गमले में छेद होते हैं उस तरह से वो निकल जाता है जी। और जो प्रो ट्रे या प्लग ट्रे में जो पौधा तैयार होगा उसकी जड़ का विकास बहुत अच्छा होता है। जी। और आपको पता ही है कि अगर जड़ का विकास अच्छा होगा तो जहाँ भी आप उस पौधे को लगाएंगे वो अच्छे से सर्वाइव करेगा, अच्छे से एस्टैब्लिश करेगा। और जो प्लग ट्रे टेक्निक है इसमें आप 2 तरह के मिश्रण का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। जैसे मिट्टी वाला मिक्सचर है तो मिट्टी वाले मिक्सचर में आप 3 भाग मिट्टी, 1 भाग रेत और 1 भाग गोबर की खाद ले सकते हैं। रेत डालना वहाँ ज़रूरी है जहाँ पे रेतीली मिट्टी नहीं है। अगर रेतीली मिट्टी है तो आप रेत को अवॉइड भी कर सकते हैं। 3 भाग आप मिट्टी, 1 भाग आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका मिक्सचर बना के ट्रे में भर के आप उसमें बीज की बुआई कर सकते हैं। नहीं तो आप मिट्टी रहित मिक्सचर भी आते हैं, मिट्टी रहित मिश्रण आते हैं, जैसे कोकोपीट है, वर्मी कोलाइट है, परलाइट है। इन मिक्सचर्स को आप यूज़ करके जो कमर तोड़ रोग की संभावना है वो इन मिश्रण में बहुत कम हो जाती है। जी। तो कीटों की भी संभावनाएं काफ़ी रहती है पौध में, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? कीटों की संभावना जो है वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि कौन सा कीट उसमें लगा है। अगर काटने वाला कीट लगा है तो उसके लिए कीटनाशी अलग होते हैं। बट जो ज़रूरी आजकल ये है कि प्राकृतिक विधि द्वारा नर्सरी का उत्पादन किया जाए। उसमें अगर रस चूसने वाले कीड़े हैं तो नीमास्त्र का इस्तेमाल किया जा सकता है, नीम के ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि पौध स्वस्थ भी रहेगी और प्राकृतिक तरीके से आप पौध को उगा भी सकते हैं। जी। आपने अभी नीमास्त्र की बात की, तो नीमास्त्र क्या है और किस तरह से उसको बनाया जा सकता है? ये नीम के पत्तों से नीमास्त्र बनाया जाता है। नीम के पत्ते को बॉयल करके उसको उबाल के उसका रस निकाल के उसको बॉयल करके उतना कि वो आधा रह जाए, उससे नीमास्त्र का स्प्रे कर सकते हैं। जी। तो कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों के लिए क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र सोलन जिले का जो है कृषि विज्ञान केंद्र कंडाघाट में है जी, जो पूरे सोलन जिला को कवर करता है, जिसमें हमारे 5 ब्लॉक्स है। धर्मपुर है, कुनिहार है, कंडाघाट है, सोलन, नालागढ़ ब्लॉक है। पूरे एरिया को कृषि विज्ञान केंद्र देखता है। बहुत सारी सहूलियत जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को उपलब्ध करवा रहा है। जैसे कि प्रशिक्षण हमारे यहाँ चले होते हैं कि सब्जी के उत्पादन के विषय में, फूल उत्पादन पे, फल उत्पादन पे, मधुमक्खी उत्पादन पे, मशरूम उत्पादन पे अगर कोई किसान भाई या बहन प्रशिक्षण लेना चाहता है तो आप कृषि विज्ञान केंद्र से ले सकते हैं। इसी तरह से पौध जो तैयार करता है कृषि विज्ञान केंद्र, बीज भी उपलब्ध करवाता है किसानों को और पौध का भी वितरण करता है जी। और इसके अलावा मिट्टी की जांच जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए करवाता है। और छोटे छोटे प्रशिक्षण शिविर जैसे हैं यूथ के लिए, नौजवानों के लिए ऐसे प्रशिक्षण शिविर चलाता है जिससे वो अपने आत्मनिर्भर बन सके, आगे वो अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट वो एस्टैब्लिश कर सके जी। तो अगर कोई घर पे ही बीज तैयार करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, घर पे जो बीज तैयार करना, वो बहुत अच्छा प्रश्न आपका है जी। वो निर्भर करता है कि कौन सी फसल का बीज आपने तैयार करना है। जैसे अगर बात करें हम टमाटर या शिमला मिर्च की जी, तो वैसे तो टमाटर में ज़्यादातर हाइब्रिड्स लगाए जाते हैं जिसका कि बीज आप आगे के लिए नहीं रख सकते हैं। पर हमारी एक वैरायटी है सोलन लालिमा जी, जो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है जिसका कि बीज किसान भाई खुद अपने खेतों में तैयार कर सकता है जी। अब टमाटर का बीज तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती डिस्टेंस की, नहीं तो एक वैरायटी से, एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति के बीच में जो दूरी है वो रखनी पड़ती है। पर टमाटर में जैसे है 50 मीटर की दूरी अगर एक वैरायटी से दूसरी वैरायटी के बीच में आप रख सकते हैं तो बीज, जो भी आपका बीज बनेगा वो प्योर बनेगा, शुद्ध बनेगा और उसका आगे के लिए आप अगले साल के लिए उसी को ही तैयार करके आप फसल ले सकते हैं जी। हाँ, जो शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च में क्योंकि ये ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, ये पराग को ले लेती है दूसरी वैरायटी से, तो एक वैरायटी से दूसरी वैरायटी के बीच में
ज़्यादातर मिनिमम जो है वो 400 मीटर का डिस्टेंस जरूरी है। अगर 400 मीटर का डिस्टेंस दोनों के बीच में नहीं रहा, दोनों वैरायटियों के बीच में या प्रजातियों के बीच में नहीं रहा, तो मिक्सचर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और बीज जो है वो प्योर नहीं बन पाएगा। और एक बात और मैं ये ध्यान में लाना चाहूँगी कि शिमला मिर्च जब आप लगाते हैं और अगर आप बीज का उत्पादन उससे कर रहे हैं तो तेज मिर्च साथ में आपके कहीं नहीं होनी चाहिए। अगर खेत में तेज मिर्च है तो वो क्रॉस कर जाएंगी आपस में और जो बीज बनेगा वो बिल्कुल ही एक अलग तरह का जो है बीज तैयार हो जाएगा। जी। तो पौधशाला का है जो आवश्यकता क्या रहती है पौधशाला की? पौधशाला की आवश्यकता यही है कि आप एक छोटा सा क्षेत्र ले लिया जैसे आपने, अगर आप छोटे छोटे बीज को बड़े खेत में लगाएंगे तो उसका मेंटेनेंस, उसको देख रेख करना बहुत जो है मुश्किल हो जाएगा। एक छोटी सी जगह लेंगे, उसमें अगर आप 2-3 हज़ार पौधे लगाते हैं और वही 2-3 हज़ार पौधे अगर आप खेत में लगाते हैं तो खेत में मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि जो सब्जियों के बीज है वो बहुत छोटे होते हैं तो अगर उसको नर्सरी में लगाया जाता है तो प्रॉपर केयर, प्रॉपर देखरेख से हम उसको लगा सकते हैं। और क्योंकि एक छोटा सा एरिया आपके पास है, दूसरा उसमें जड़ का विकास अच्छा होगा, जहाँ भी आप उस पौधे को लगाएंगे तो वो अच्छे से वहाँ पे स्थापित हो सकेगा। जी, आपने कमरतोड़ रोग की बात की थी, उसके अलावा और कौन कौन से रोग लगने की संभावनाएं रहती है? कमरतोड़ रोग के अलावा ज़्यादातर कीटों का प्रकोप होता है। कीट जो है रस चूसने वाले कीड़े और काटने वाले कीड़े ज़्यादातर होते हैं और इसके लिए मैं ये भी किसानों से आग्रह करना चाहूँगी, क्योंकि जो काटने वाले कीड़े हैं वो ज़्यादातर कच्चा गोबर का इस्तेमाल किसान करता है। तो कच्चा गोबर जब जब खेतों में डलेगा तब तक जो कटुआ कीड़ा है जो पौध को रात को काटता है वो ज़्यादातर जो है कच्चे गोबर में पाया जाता है। तो कच्चा गोबर अपने खेतों में ना डालें। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत सारे ऐसे कीटनाशकों का उपयोग जो है वो किसान कर सकता है ताकि कीटों से बचा जा सके। जी, तो जैसे कि बात हो रही थी पौधशाला की, उसमें कैसे स्वस्थ पौध का किया जा सकता है? कैसे पता चलेगा कि हमारा जो पौध है वो स्वस्थ है? स्वस्थ पौधे देखिए, पत्तियों का रंग हमेशा हरा होता है, डार्क हरा होता है, गहरा हरा जो रंग अगर पत्तियों का है तो वो आपकी स्वस्थ पौध है। और 4 से 7 हफ्ते में, मतलब 28 से 30 दिनों में पौध तैयार हो जाती है। और जब पौध तैयार हो जाती है उसके बाद जब आपने उसको खेत में लगाना है तब भी काफ़ी सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है, क्योंकि आप इस चीज़ से ये समझ सकते हैं कि कठोरीकरण पौध का पौधशाला में ही जरूरी है। अगर आपने पौध का कठोरीकरण नहीं किया तो जहाँ पे भी आप उसको लगाएंगे तो कुछ पौधों के मरने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए पौध लगाने से पहले आप उसको 2-3 दिन पहले पानी देना या तो बिल्कुल कम कर दे या बिल्कुल ही ना दें। उससे क्या होगा कि पौध सख्त हो जाएगी, पौध कठोर हो जाएगी। जहाँ आपने उसको लगाना है, खेत में जहाँ लगाना है वहाँ वो अच्छे से एस्टैब्लिश कर जाएगी, अच्छे से सरवाइव करेगी और मरेगी नहीं। जी, तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? जैसे पौध लगाने के बाद भी, जैसे बीज लगाने से पहले की हमने बात की, तो बीज लगाने के बाद हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है किसान भाई बहनों को? देखिए, बात वही है कि कई बार बीज लगाते हैं नर्सरी बेड में, बीज की जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं आती है या बीज बहुत गहरा लग जाता है तो क्या उसको उगने में बहुत समय लगता है। तो इसीलिए मैंने पहले भी ये बात कही है कि जितना बड़ा आपका बीज है उससे 2 से 2.5 गुना आप उसको गहराई में लगाएं। अगर आपने बहुत ज़्यादा उसको गहरा लगा दिया तो उसको जर्मिनेशन में दिक्कत आएगी। दूसरी दिक्कत ये है कि जब आपने बीज लगाया उसको ऊपर से ढका, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तापमान मेंटेन करने के लिए उसको ऊपर सूखे घास से ढकना ज़रूरी है या फिर आप उसको शीट से, प्लास्टिक शीट से ढक सकते हैं। अब क्या होता है कि प्लास्टिक शीट से आपने ढक दिया और 3-4 दिनों में वो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है, जर्मिनेशन शुरू हो गई, आपने ध्यान नहीं दिया, वो थोड़ा सा जर्मिनेट हुई, आपने शीट को नहीं हटाया। तो शीट को अगर आप प्रॉपर समय में, उचित समय में नहीं हटाएंगे तो जो बीज जर्मिनेट होगा वो या तो कमरतोड़ रोग उसमें लग जाएगा या वो वहीं अधिक तापमान की वजह से वहीं सूख जाएगा। जी, तो जो ज़्यादा तापमान वाले इलाके हैं वहाँ पे किस तरह से उसको सेफ रखा जा सकता है? ज़्यादा तापमान वाले इलाकों में तो जो क्लाइमेट कंट्रोल्ड पॉली हाउसेज आते हैं या जिसमें फैड एंड पैन कूलिंग
फैन एंड पैड कूलिंग सिस्टम आता है, जिसमें एक तरफ फैन होता है, दूसरी तरफ को पैड होता है, जिसमें कि पानी गिरता है पैड में और फैन उसको जो है वो ठंडी हवा देता है। वो टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जी। तो आप और क्या जानकारी हमारी जो किसान भाई बहन है उनको देना चाहेंगे जिससे वो स्वस्थ पौधारोपण कर सके? देखिए, जब भी आपने स्वस्थ पौधारोपण खेत में लगाना है तो उसको अभी जैसे पौध तैयार होगी उसके बाद किसान भाइयों ने उसको खेत में लगाना है तो उसको उपचारित ज़रूर करें। बहुत से किसान भाई बहन जो है उसको जब पौधशाला से खेत में लगाते हैं तो उसको उपचारित नहीं करते हैं। तो उसको मैं 2 दवाइयों का नाम बताना चाहूँगी, एक डाइथिन M45 और एक बेविस्टिन। ये बाज़ार में कॉमन रूप से ज़्यादातर आपको दवाई वाले लोगों के पास ये मिल जाएगी। जो डाइथिन M45 है वो आपको 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से रखना है और जो बेविस्टिन है वो 1 ग्राम प्रति लीटर का, मतलब आपने 1 लीटर का घोल ये बना लिया, 2.5 ग्राम जिसमें डाइथिन आपने डाल दी, 1 ग्राम आपने बेविस्टिन डाल दी, उसका घोल बनाया और उसमें जड़ों को 20 से 25 मिनट के लिए डिप करके रखा जड़ों को। और उसके बाद जब आप उसको खेतों में लगाएंगे तो अगर कमर तोड़ रोग की संभावना आपकी नर्सरी बेड से चली है तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो जो खाद है या फिर कोई स्प्रे है वो कितने अंतराल में करनी चाहिए और कौन कौन सी करनी चाहिए उसमें? खाद और उर्वरकों की जैसे मैंने बात की पहले भी कि आप एक तो नर्सरी बेड को तैयार करते समय जैसे गोबर की खाद डालनी है तो 3 बाय 1 मीटर का अगर नर्सरी बेड है तो उसमें 5 किलो प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से गोबर की खाद जरूर डालनी चाहिए। उसके साथ साथ 200 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट भी उसमें जरूर डालें। फॉस्फेट क्या करता है कि जड़ों को मजबूत बनाता है, पौध जो है वो मजबूत बनेगी। इसके साथ साथ जो यूज़ कर सकते हैं आप 15 से 20 ग्राम डाइथिन M45 की जो डस्ट है वो भी आप उसमें मिक्स कर सकते हैं ताकि अगर कोई रोगों का प्रकोप है तो वो भी उससे ख़त्म हो सके। इसके अलावा जब पौध 19-19 एक स्प्रे आती है, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र आता है, मिक्सचर आता है जिसमें कि नाइट्रोजन 19, फास्फोरस 19, पोटाश 19 है, तो उसका भी इस्तेमाल जो है वो किसान भाई पौध को बढ़ाने में कर सकते हैं, पर वो ज़रूरत के हिसाब से है। आमतौर पर कितने समय में फसल तैयार हो जाती है? पौध उत्पादन में ज़्यादातर जो है 4 से 7 हफ्ते लगते हैं मतलब 28 से 30 दिनों में जो है वो पौध रोपण के लायक हो जाती है, पौध लगाने के लायक हो जाती है। तो उसकी अगर किसान भाई बहन मार्केटिंग करना चाहे तो वो किस तरह से कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि मार्केटिंग करना चाहे, और हमारे बहुत से बेरोजगार युवा हैं जो इसको आय के साधन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। पर उसके लिए जो है अगर आपने आय का साधन इसको बनाना है तो कुछ थोड़ी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो जैसे है कि जहाँ भी आप कमर्शियल रूप में, व्यावसायिक रूप में नर्सरी का उत्पादन कर रहे हैं वो हमेशा कनेक्टेड होना चाहिए रोड के साथ। अगर सड़क के साथ हो तो वो ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि ग्रोइंग एरिया जो है आपका, जहाँ पे सब्जियाँ लगा रहे हैं और कौन सी सब्जियाँ लगाई जा रही है, कौन से हाइब्रिड पॉपुलर है, कौन से हाइब्रिड का भी जो अगर आप पौध उत्पादन करेंगे तो वो बिकेगा, तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर पौध उत्पादन आप अच्छे से करते हैं तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है सब्जी ग्रोइंग एरिया। तो कोई नंबर या कोई जिससे किसान भाई बहन आपसे कांटेक्ट कर सके अगर उनका कोई प्रश्न है तो? आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या फ़ोन के थ्रू। मेरा मोबाइल नंबर है 94181 94 181 17 437 पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी और कॉल के थ्रू भी। आपने यहाँ आने के लिए इतना समय निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी पौधशाला से रिलेटेड, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप हमारे जो गेस्ट हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपका कोई प्रश्न है। नंबर है 9418174437, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपसे फिर मुलाकात होगी। अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार।